हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल की इस लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, आज हम क्लास 12 के बायोलॉजी के पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों, पिछले लेक्चर में आप पढ़ चुके हैं कि पुष्प में 4 चक्र होते हैं। कौन कौन से 4 चक्र होते हैं? पहला चक्र कैलिक्स, दूसरा कोरोला, तीसरा एंड्रोसियम और चौथा जाइनोसियम। इन चारों चक्रों को हम इस पुष्प के माध्यम से समझेंगे। आपको पता है कि कैलेक्स सबसे बाहरी चक्र है और कोरोला उससे भीतर, एंड्रोसियम उससे भीतर और जाइनोसियम सबसे भीतरी चक्र है। तो इस पुष्प में जो आपको ये ग्रीन कलर के दिखाई दे रहे हैं, ये आपको जो ग्रीन कलर के दिखाई दे रहे हैं, ये होते हैं हमारे कैलेक्स। ये कैलेक्स होते हैं दोस्तों। अगर हम ये आपको दिख रहे होंगे, ये कैलिक्स होते हैं। इस पुष्प में ये संख्या में 5 हैं। ठीक है दोस्तों। अब बात आती है कोरोला की। इन्हें हम हटा के अलग कर देते हैं। ये हमने आपको बताया था कि जो रंगीन कलर के होते हैं ये पुष्प में कोरोला होते हैं। जैसे ये सभी पुष्प के कोरोला हैं। ठीक है दोस्तों। अब इनको हम अलग करके जाइनोसियम और एंड्रोसियम के बारे में देखते हैं। ये पुष्प के कोरोला पार्ट हैं। इनको हम अलग करके दिखाते हैं आपको। और ये जो आपको दिख रहे हैं, ये सभी परागकण हैं, पराग कोश के। ये सभी पराग कोश हैं और इन्हीं में परागकण भरे रहते हैं। और ये आपको जो दिख रहा है, ये जो लाल लाल है, इसमें ये पुष्प का वर्तिका का भाग है। यह जाइनोसियम का वर्तिका भाग है। ठीक है दोस्तों। अब ये जो आपको लंबा लंबा दिख रहा है, ये आप देख रहे होंगे, ये स्टाइल होता है। और ये क्या होता है, ये नीचे जिस पर ये ओवरी रखी होती है, ये बीजांडासन, इसे प्लेसेंटा बोलते हैं। तो दोस्तों, अब आप पुष्प के बारे में बिल्कुल कन्फर्म हो गए होंगे कि पुष्प में 4 चक्र होते हैं, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और जाइनोसियम। ये जो परागकोश होते हैं, इन्हीं में परागकण बनते हैं। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस तरह से परागकणों का निर्माण होता है। आप जानते हैं कि परागकोश किसकी रचना है? परागकोश किसका भाग है? परागकोश पुष्प के नर जननांग अर्थात एंड्रोसियम का भाग है। परागकोश को इंग्लिश में एंथर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। तो हमें परागकोश के विकास के बारे में जानना है। परागकोश के बारे में हम पहले ही जान चुके हैं। परागकोश नर जननांग का भाग है और इसमें 2 पालियां होती हैं। परागकोश के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। देखिए दोस्तों, परागकोश के बारे में क्या पढ़ा है हमने। परागकोश कुछ ऐसी सी संरचना दिखाई देती है। इसमें 2 पालियां होती हैं, एक पाली इधर की और एक पाली इधर की। प्रत्येक पाली में 2 सूक्ष्म बीजाणुधानी होती हैं और इसमें अगर टोटल सूक्ष्म बीजाणुधानियों की संख्या पूछी जाए तो 4 हो जाएगी। तो आप बता सकते हैं कि जो परागकोश होता है वो नर जननांग का भाग है और यह 2 पालियों में बटा होता है। प्रत्येक पाली में 2 सूक्ष्म बीजाणुधानियां होती हैं और इस प्रकार एक परागकोश में 4 सूक्ष्म बीजाणुधानियां होती हैं। लेकिन हमने आपको एक बात बताई थी कि मालवेसी कुल के पौधे में केवल 1 पाली होती है और 2 सूक्ष्म बीजाणुधानियां। अतः यह आपको कंफर्म रखना है कि केवल मालवेसी कुल के पौधों में 1 पाली होती है और सभी आवृतबीजी पौधों में 4 पालियां ही पाई जाती हैं। तो आपने जाना कि परागकोश नर जननांग का एक भाग है। परागकोश के बारे में आपने बहुत अच्छे से जान लिया। अब हम जानेंगे कि परागकोश का विकास कैसे होता है। डेवलपमेंट ऑफ एंथर। डेवलपमेंट ऑफ एंथर किस प्रकार से होता है? इस क्रिया को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के नाम से भी जानते हैं। इस क्रिया के अंतर्गत ही हमारा परागकोश विकसित होता है। दोस्तों, परागकोश कैसे विकसित होता है? परागकोश का कार्य क्या होता है? परागकणों को बनाना। और जब उसमें परागकण बनने लगेंगे और हमारी परागण की क्रिया के लिए परागकण तैयार हो जाएंगे, तभी हमारा परागकोश विकसित हो जाएगा। अर्थात हमें परागकोश में परागकण बनाने हैं और वही क्या कहलाएगा? परागकोश का विकास। इसे ही हम लघु बीजाणु जनन कहते हैं।
लघु बीजाणु जनन में ही हम परागकणों के निर्माण को पढ़ेंगे। लघु बीजाणु क्या होते हैं? लघु बीजाणु को भी हम परागकण बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो माइक्रोस्पोर होते हैं इन्हें ही हम परागकण कहते हैं, पॉलन ग्रेन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप कंफर्म हो गए होंगे कि लघु बीजाणु को ही हम परागकण बोलेंगे। तो लघु बीजाणु जनन क्या होता है कि पराग कोश में, लघु बीजाणु जनन क्या होता है, पराग कोश में जो भी हमारा एंथर है उसमें जो परागकण हैं, परागकणों के विकास को लघु बीजाणु जनन, लघु बीजाणु मतलब परागकण का जनन। जनन क्या होता है? उत्पादन, अर्थात परागकणों का निर्माण। तो पराग कोश में परागकणों के विकास को हम क्या कहते हैं? लघु बीजाणु जनन या माइक्रोस्पोरोजिनेसिस कहते हैं। लघु बीजाणु को हम परागकण भी कहते हैं। और लघु बीजाणु जनन हमें पढ़ना है। तो लघु बीजाणु जनन का मतलब क्या है कि लघु बीजाणुओं का उत्पादन होना। और लघु बीजाणु क्या होते हैं? परागकण, अर्थात परागकण का उत्पादन होना। तो हम इसे कह सकते हैं कि पराग कोश में परागकणों के विकास को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए। अब हम इस वीडियो में यही पढ़ेंगे कि पराग कोश में परागकणों का निर्माण कैसे होता है, जो हमारे पॉलन ग्रेन होते हैं उनका निर्माण कैसे होता है, और वही निर्माण लघु बीजाणु जनन के नाम से जाना जाएगा। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कि एक पराग कोश में परागकण कैसे बनते हैं। पुष्प का परागकोश कुछ इस तरह का दिखाई देता है। ये पुष्प का परागकोश है, और ये जो आपको सेल्स दिख रही हैं ये पुष्प की बाहरी त्वचा वाली सेल्स हैं। इन सेल्स को हम बोलते हैं एपिडर्मिस सेल्स। एपिडर्मिस सेल्स क्या होती हैं कि परागकोश की बाहरी कोशिकाओं को हम एपिडर्मिस सेल्स कहते हैं। और परागकोश में हमें परागकणों का निर्माण समझना है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि किस तरह एक परागकोश में परागकण बनकर तैयार होते हैं। आपको ये पता है कि एपिडर्मिस क्या होती हैं? परागकोश की बाहरी कोशिकाएं। ये जो परागकोश की बाहरी कोशिकाएं होती हैं ये आकार में कुछ बड़ी हो जाती हैं। ये जो परागकोश की बाहरी कोशिकाएं दिख रही हैं आपको, ये आकार में कुछ बड़ी हो जाती हैं। और मान लीजिए यहाँ पर ये वाली सेल्स है, ये इधर बड़ी हो गई कुछ। ये चारों कोनों पर इसी प्रकार से बड़ी हो जाती हैं। एक परागकोश की एपिडर्मिस की सेल्स अपने कुछ कोशिकाएं जैसे एपिडर्मिस सेल्स अपने आकार में बड़ी हो जाती हैं और ये अन्य कोशिकाओं से भिन्न हो जाती हैं। आप जानते हैं जब दो समान चीज़ें हैं और एक चीज़ बड़ी हो जाएगी तो वो दूसरी चीज़ से अलग लगने लगेगी। तो ये कोशिकाएं इन कोशिकाओं से भिन्न हो जाती हैं और ये चारों कोनों पर होता है। अब हमें इन्हीं कोशिकाओं से परागकणों को तैयार करना है। तो दोस्तों देखते हैं हम, इस तरह का हमारा परागकोश होता है। अब आप जान गए कि एपिडर्मिस सेल से जो सेल्स बनती हैं वो कोनों पर बड़ी हो जाती हैं। ठीक है दोस्तों, और ये जो सेल्स होती हैं ये सेल्स क्या कहलाती हैं? एरेक्सपोरियल सेल। हमें एपिडर्मिस सेल से एरेक्सपोरियल सेल प्राप्त हो गई। कैसे प्राप्त हुई? ये आकार में कुछ बड़ी हो जाती हैं और अन्य कोशिकाओं से भिन्न हो जाती हैं, जिन्हें हम एरेक्सपोरियल सेल के नाम से जानते हैं। अब जो एरेक्सपोरियल सेल है इसमें विभाजन होता है। ये मान लीजिए एरेक्सपोरियल सेल जो थी उसमें कुछ विभाजन हो गया और इस तरह से ये एक कोशिका से दो कोशिका बनके तैयार हो गए। चूंकि ये परागकोश के चारों कोनों पर स्थित होती हैं इसलिए हम चारों कोनों पर दो दो कोशिकाएं दर्शाते हैं। अब ये क्या है कि एरेक्सपोरियल सेल दो भागों में विभाजित हो जाती है। इस तरह से हम और सेल्स भी बना सकते हैं।
ये जो दो भागों में विभाजित हुई हैं, हम इनका नाम लिखेंगे। किस भागों में विभाजित हो जाती हैं? ये जो ऊपर की ओर बनी है कोशिकाएं, ये जो ऊपर की ओर कोशिकाएं बनी हैं, इन्हें बोलते हैं प्राइमरी पैराइटल सेल। प्राइमरी पैराइटल सेल्स, ये प्राइमरी पैराइटल सेल कहलाती हैं। और ये जो नीचे की ओर कोशिका बनती हैं, ये बाहर की ओर होती हैं, या इसे हम कह सकते हैं भीतर की ओर जो कोशिका विभाजन हुआ है एरेक्सपोरियल सेल में, उससे जो कोशिकाएं बनी हैं वो बाहर की ओर प्राइमरी पैराइटल सेल और अंदर की ओर क्या कहलाती हैं? प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। यहां तक क्लियर कर लीजिए कि एपिडर्मिस सेल से एरेक्सपोरियल सेल बनी और एरेक्सपोरियल सेल से दो कोशिकाएं बनी, जिन्हें हम कहते हैं प्राइमरी पैराइटल सेल और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। अब जो प्राइमरी पैराइटल सेल हैं, ये लगातार विभाजित होती रहती हैं और 3 से 5 लेयर बना लेती हैं। ये जो प्राइमरी पैराइटल सेल हैं, ये पुनः जो इसकी जो परागकोश की सेल्स हैं, उन्हीं का निर्माण कर देती हैं। और जो हमारी इस प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल है, इसमें 2 या 3 विभाजन होते हैं। प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल में 2 या 3 विभाजन होते हैं और ये अनेक सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिकाओं, जिन्हें हम माइक्रोस्पोर मदर सेल्स कहते हैं, अर्थात हमारी पॉलिन मदर सेल बन जाती हैं। तो दोस्तों, ये जो प्राइमरी पैराइटल सेल है, ये तो परागकोश की कोशिकाएं ही बना देती है। और जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल है, इससे क्या होता है कि ये प्रत्येक कोनों पर स्थित होती है। तो इससे क्या होता है कि अनेक सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिकाएं बन जाती हैं। इस तरह से जो सेल्स थी, उसके अंदर अनेक सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिकाएं बन जाती हैं, जिन्हें हम इंग्लिश में माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बोलते हैं। ये चारों कोनों पर बन जाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमने जाना कि प्राइमरी पैराइटल सेल 2 या 3 विभाजनों द्वारा विभाजित होकर परागकोश की कोशिकाओं का निर्माण कर देती है, और जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल होती है, वो 2 या 3 विभाजनों द्वारा अनेक सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिकाओं का निर्माण करती है। अब ये जो सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिकाएं बन गई हैं, इनके अंदर फंक्शनल माइक्रोस्पोर मदर सेल होते हैं। ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होती हैं, इनके अंदर जो फंक्शनल माइक्रोस्पोर मदर सेल होते हैं, जो क्रियात्मक सूक्ष्म बीजाणु कोशिकाएं होती हैं, वो क्या करती हैं? जो फंक्शनल माइक्रोस्पोर मदर सेल होती हैं, उनमें क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन। आपने ये 11th क्लास में पढ़ा होगा कि अर्धसूत्री विभाजन में कोशिकाओं की संख्या, अर्धसूत्री विभाजन में बनी कोशिकाओं की संख्या 4 होती है और समसूत्री विभाजन में क्या होता है? 2 बनती है। तो यहाँ पर ये बहुत सारी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं। इन सभी से परागकोश में परागकण का निर्माण नहीं होगा। इन सभी से, ये बहुत सारी माइक्रोस्पोर मदर सेल हैं, इनसे परागकण का निर्माण सभी से नहीं होगा। इसमें जो फंक्शनल माइक्रोस्पोर मदर सेल होती हैं, उन्हीं से परागकण का निर्माण होता है। किस तरह से होता है? जो फंक्शनल माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है, उसमें अर्धसूत्री विभाजन हो जाता है। फंक्शनल माइक्रोस्पोर मदर सेल में अर्धसूत्री विभाजन हो जाता है और हमें 4 सूक्ष्म बीजाणु प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ से जो हमारी प्रोसेस होती है, वो सूक्ष्म बीजाणु की ओर बढ़ती है, अर्थात माइक्रोस्पोर प्राप्त हो जाते हैं। और हमने आपको बताया कि जो माइक्रोस्पोर होते हैं, इन्हें ही हम परागकण कहते हैं। अब दोस्तों, आपको पता लग गया यहाँ पर कि परागकण बन के तैयार हो गए। किस तरह से बने, हम एक बार फिर से देखते हैं। जो परागकोश की बाहरी सेल्स होती हैं, एपिडर्मिस सेल्स, वो आकार में बड़ी होकर कुछ अन्य कोशिकाओं से भिन्न हो जाती हैं। उन्हें जो भिन्न हो जाती हैं, उन कोशिकाओं को हम एरेक्सपोरियल सेल कहते हैं। अब एरेक्सपोरियल सेल में 2 या 3 बार विभाजन होता है। इसमें 2 विभाजन होते हैं। एरेक्सपोरियल सेल में 2 विभाजन होते हैं। तो पहली कोशिका क्या बनती है? प्राइमरी पैराइटल सेल, और दूसरी कोशिका बनती है प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। अब इन कोशिकाओं में विभाजन होगा। प्राइमरी पैराइटल सेल है, वो 2 या 3 बार विभाजित होकर जो भित्ति स्तर बनाती है, वो उसी की सेल्स बना देती है, जो परागकोश की सेल्स, जिनसे हम
एपिडर्मिस सेल से निर्माण हुआ तो उसी कोशिकाओं को बना देती है। और जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल होती है उनसे क्या होता है कि प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल 2 या 3 विभाजनों द्वारा अनेक माइक्रोस्पोर मदर सेल बना देती है। अब माइक्रोस्पोर मदर सेल तो बन गए हमारे। माइक्रोस्पोर मदर सेल का मतलब क्या है कि जो माइक्रोस्पोर हैं उनकी मात्र कोशिकाएं, जो माइक्रोस्पोर हैं उनकी मात्र कोशिकाएं बनकर तैयार हो गई। जब मात्र कोशिकाएं बनकर तैयार हो गई तो हम उससे पुत्री कोशिकाएं भी बना लेंगे और पुत्री कोशिकाएं क्या कहलाएंगी? माइक्रोस्पोर। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर किस तरह से बनते हैं? माइक्रोस्पोर मदर सेल में कुछ कोशिकाएं, जैसे माइक्रोस्पोर मदर सेल में कुछ फंक्शनल माइक्रोस्पोर मदर सेल होती हैं जिन्हें हिंदी में हम क्रियात्मक माइक्रोस्पोर मदर सेल अर्थात क्रियात्मक लघु बीजाणु कोशिकाएं बोलते हैं। अब जो क्रियात्मक माइक्रोस्पोर मदर सेल होती हैं उनसे क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन हो जाता है। और जो एक फंक्शनल माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है, एक फंक्शनल माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 परागकण बनकर तैयार हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस में हमें यही पढ़ना था कि किस तरह से एक परागकोश में परागकणों का निर्माण होता है। तो इस टॉपिक में सबसे महत्वपूर्ण आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, इसी से हमारे परागकणों का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, यही इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल यही माइक्रोस्पोर मदर सेल का निर्माण करती है और जो फंक्शनल माइक्रोस्पोर मदर सेल है उसी से हमारे अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 परागकण तैयार हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आपने जाना कि एपिडर्मिस सेल्स से, जो परागकोश की एपिडर्मिस सेल्स है, उससे किस तरह से एरेक्सपोरियल सेल परिवर्तित होती है। और एरेक्सपोरियल सेल में 2 विभाजन होते हैं। एरेक्सपोरियल सेल में 2 विभाजन होते हैं। जो परागकोश में बाहर की ओर होती है वो प्राइमरी पैराइटल सेल, और जो अंदर की ओर होती है वो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल कहलाती है। अब जो प्राइमरी पैराइटल सेल है वो 2 या 3 विभाजनों द्वारा 4-5 जो भित्ति स्तर बनाती है। और जो मेन काम होता है वो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल का, इसका काम क्या होता है कि यह अनेक सूक्ष्म बीजाणु कोशिकाओं अर्थात माइक्रोस्पोर मदर सेल को बनाता है। और जो माइक्रोस्पोर मदर सेल बने हैं उनमें कुछ माइक्रोस्पोर मदर सेल फंक्शनल होते हैं, क्रियात्मक होते हैं। तो जो फंक्शनल माइक्रोस्पोर मदर सेल होते हैं वो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 परागकणों का निर्माण कर देते हैं। ये जो मान लीजिए यहाँ पर एक फंक्शनल माइक्रोस्पोर मदर सेल है तो इससे कितने परागकण बन जाएंगे? 4 परागकण बन जाएंगे। और इस तरह से हमारे परागकोश में परागकण बनकर तैयार हो जाते हैं। अब दोस्तों, परागकण बनकर तैयार हो जाते हैं। हमने आपको बताया था कि परागकोश जिस स्थान पर फटता है उसे क्या कहते हैं। आपको अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखी है तो आपको जरूर ध्यान होगा। इसे हमने बताया था स्टोमियम कहते हैं। स्टोमियम, यहाँ की जो भित्ति होती है वो पतली हो जाती है और यही फट जाती है और यहाँ से परागकण निकल जाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि किस तरह से परागकोश का विकास होता है, किस तरह से परागकोश में परागकण बनते हैं, और यही जो क्रिया होती है वो परागकोश का विकास कहलाती है। परागकोश का विकास मतलब क्या होता है कि परागकोश में परागकणों का निर्माण होना। तो इसी क्रिया को हम माइक्रोस्पोरोजिनेसिस भी बोलते हैं, अर्थात माइक्रोस्पोर जो होते हैं उनका बनना, परागकणों का बनना। और परागकोश में परागकण किस तरह से बनते हैं आपने जाना। इसमें सबसे अहम भूमिका किसकी होती है? एपिडर्मिस सेल्स की। जो एपिडर्मिस सेल्स होते हैं उन्हीं से एरेक्सपोरियल सेल बनते हैं। और जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल होती है उसी से माइक्रोस्पोर मदर सेल बनते हैं। और उससे जो फंक्शनल माइक्रोस्पोर मदर सेल होते हैं वो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 सूक्ष्म बीजाणुओं का निर्माण कर देते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर जो फंक्शनल माइक्रोस्पोर जो इस प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल से विभाजन द्वारा अनेक माइक्रोस्पोर मदर सेल होते हैं। जो माइक्रोस्पोर, अगर हम इसे एक माइक्रोस्पोर को इधर बनाते हैं, ये जो माइक्रोस्पोर है इसके ऊपर पोषण कोशिकाओं का एक स्तर पाया जाता है। अगर आपने पिछला लेक्चर देखा है तो आपको जरूर ध्यान होगा। इस स्तर को क्या कहते हैं? यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस स्तर को हम बोलते हैं टैपिटम। टैपिटम का कार्य क्या होता है कि जो भी माइक्रोस्पोर मदर सेल होती हैं, सूक्ष्म बीजाणु कोशिकाएं होती हैं, उन्हें पोषण प्रदान करना। यह पोषण कोशिकाओं का ही एक स्तर होता है। तो इसमें बहुत सारे माइक्रोस्पोर मदर सेल्स भरे होते हैं और प्रत्येक माइक्रोस्पोर मदर सेल के ऊपर
टेपिटम का स्तर होता है जो उसे पोषण प्रदान करता है। दोस्तों, हम पूरी माइक्रोस्पोरोजिनस प्रोसेस को बिल्कुल बढ़िया चित्र से देखते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा सिंपल जो परागकोश था ये अपरिपक्व अवस्था में, इसमें अभी परिपक्व नहीं हुआ है। जो इसकी बाहरी सेल एपिडर्मिस सेल कहलाती हैं, और जो एपिडर्मिस सेल्स ये कुछ कोशिकाओं में बड़ी हो जाती हैं, कुछ कोशिकाओं से बड़ी हो जाती हैं और ये कुछ कोशिकाओं से भिन्न हो जाती हैं। इन्हें हम एरेक्सपोरियल सेल कहते हैं। और जो एरेक्सपोरियल सेल है उसमें विभाजन हो जाता है, और जो बाहर की ओर होती हैं वो प्राइमरी पैराइटल सेल, और जो अंदर की ओर होती है वो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। अब पूरा खेल प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल का है। जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स है वही क्या करती है, इस तरह से जो अनेक सूक्ष्म बीजाणु कोशिकाओं अर्थात माइक्रोस्पोर मदर सेल का निर्माण करती है। अब जो इस अगर इतने भाग की संरचना हम इधर देखते हैं तो कुछ इस तरह से दिखाई देती है। ये जो आप देख रहे हैं ये पोषण कोशिकाओं स्तर है, यही क्या कहलाता है, टेपिटम। ये देखिए यहाँ पर लिखा है टेपिटम। और जो ये परागकोश का जो पतली भित्ति वाला स्थान होता है जहाँ से परागकोश फटता है ये क्या कहलाता है, ये स्टोमियम। अब आप जान गए कि परागकोश में किस तरह से परागकणों का निर्माण होता है। अब जिस तरह से ये हमारी फंक्शनल माइक्रोस्पोर मदर सेल बनी होती हैं उससे 4 परागकोश बन जाते हैं, और उसमें कौन सा विभाजन होता है, अर्धसूत्री। ये जो इस पार्ट का चित्र बड़े से दिखाया गया है, कैसे ये जो एपिडर्मिस सेल्स है, ये एंडोथीसियम, ये मिडिल लेयर, और आपको यहाँ पर केवल टेपिटम ध्यान रखना है। जो टेपिटम होता है वो पोषण कोशिकाओं का स्तर होता है। तो दोस्तों, यह टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज हमने जाना है कि परागकोश का विकास कैसे होता है। और जब परागकोश का विकास है तो वो किसी न किसी परिपक्व अवस्था में पहुंच जाएगा, और हम कल के लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, परिपक्व परागकोश की संरचना। ये जो परिपक्व परागकोश है ये किस तरह से, ये जो डेवलपिंग है, ये डेवलपिंग परागकोश है, ये किस तरह से डेवलप एंथर में परिवर्तित होता है। तो दोस्तों, आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें। अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में माइक्रोस्पोरोजिनेसिस बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है। इस प्रश्न से आपको चित्र भी पूछ लिए जाते हैं कि आप चित्रों द्वारा माइक्रोस्पोरोजिनेसिस का वर्णन कीजिए, और आपसे कुछ शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं जैसे टेपिटम। हमने आपको इसीलिए बता दिया था कि जो टेपिटम होता है वो पोषण कोशिकाओं का एक स्तर होता है जो माइक्रोस्पोर मदर सेल के ऊपर पाया जाता है। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम परिपक्व परागकोश की संरचना। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।